जय हिंद जय भारत दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जो है यूपीएसआई के लिए पॉलिटी का चैप्टर 9 देख रहे हैं। अभी तक 2 चैप्टर हो चुके हैं आपका और पॉलिटी का चैप्टर 9 देख रहे हैं। 8 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है। 9वां चैप्टर का 2 पार्ट जो है आ चुका है। ये तीसरा पार्ट है। पहले 2 पार्ट में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में और उससे संबंधित जो आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं जहां से उसको देखा गया था। इसमें जो है हम लोग हाई कोर्ट से संबंधित चीजों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उच्च न्यायालय संविधान के सबसे पहले किस भाग में है? क्या जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था कि किस भाग में है? भाग 5 में है। किस में है? भाग 5 में। उसी तरह उच्च न्यायालय आपसे पूछा जा सकता है कि उच्च न्यायालय के बारे में जो है किस भाग में है? भाग 6। और अध्याय कौन सा है इसमें? भाग 6 का 5वां अध्याय। किस अनुच्छेद से कितना तक? अनुच्छेद 214 से 232 तक, याद रखिएगा। जैसे आपका हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के बारे में था अनुच्छेद 124 से 100 कितना 46 या 47 तक है। ठीक है। उसी तरह एक कितना से कितना तक है? 214 से 232 में राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। भारत में उच्च न्यायालय के गठन की प्रक्रिया सर्वप्रथम 1862 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में प्रारंभ की गई। तो आपका सबसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे। आपसे पूछा जाता है बार बार कि सबसे पहले जो है आपका हाई कोर्ट कब? तो 1862 ईस्वी में। सबसे पहला हाई कोर्ट कब? 1862 ईस्वी में। कहां कहां पे? कलकत्ता, बंबई और मद्रास में। आपसे पूछेगा सबसे पहले हाई कोर्ट कहां पे? तो आपका कलकत्ता, बंबई और मद्रास में। 1866 ईस्वी में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में हुई। चौथा उच्च न्यायालय कौन था? 1866। तो सबसे पहला आप याद रखिएगा और चौथा भी इंपॉर्टेंट है कि 1862 में जो है कलकत्ता, बंबई, मद्रास। सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? कलकत्ता, बंबई, मद्रास। चौथा जो उच्च न्यायालय है आपका कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो सॉरी, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, मैं विश्वविद्यालय बोल रहा हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट है। कब? ईयर याद रखिएगा, 1866। आगे चलकर लगभग प्रत्येक प्रांत में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यह व्यवस्था स्वतंत्रोपरांत भारतीय संविधान भी जारी रखी गई। अनुच्छेद 214 में कहा गया है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 214 में कहा गया है। लेकिन जैसे हम नहीं कह देते हैं लेकिन, अनुच्छेद 231 के तहत संसद को 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन जैसे मान लीजिए आपको कह दिया गया कि सब जितने भी बच्चे हैं सबको एक एक रोटी मिलेगा, या एक एक रोटी मिलेगा, या एक एक कोई वस्तु मिलेगा। फिर कह दिया गया कि हो सकता है कि 2 बच्चों को कभी कभी एक रोटी भी दिया जाए, मतलब 2 बच्चों को मिला के। तो एक तरह से क्या हो जाएगा? 214 में क्या कहा गया कि सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन मान लीजिए अब व्यवस्था अगर लगा कि व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो 231 में क्या कहा गया कि अगर संसद विधि द्वारा चाहे, कौन चाहेगा? संसद। ये बात ध्यान रखिएगा, संसद विधि द्वारा चाहे तो 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। देखिए, संसद को 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। चलिए, उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 216 के तहत किया गया है। किसके तहत किया गया है? 216 के तहत किया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय की भांति उच्च न्यायालय को भी अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 217 में दिया गया है। जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 में है। किस अनुच्छेद में है? 124 में है। लेकिन हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति और पद संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 217 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया और आधार वही है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए अनुच्छेद 124(4) में दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना हो तो उसका प्रोसीजर कहां पे दिया हुआ है? 124(4) में दिया हुआ है। अब हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए कोई अलग से रूल नहीं बनाया गया है। ये कहा गया है कि जिस विधि द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाएगा उसी विधि द्वारा, उसी अनुच्छेद के द्वारा हाई कोर्ट के न्यायाधीश को भी। तो किस अनुच्छेद द्वारा? 124 के 4 द्वारा। किसके द्वारा? 124 के 4 द्वारा। चलिए, अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में है। याद रखिएगा, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको शपथ या प्रतिज्ञान किसमें है? 219 में है। 220 में क्या है? उनके द्वारा विधि व्यवसाय पर निर्बंधन के बारे में है। विधि व्यवसाय पर निर्बंधन का मतलब, जैसे मान लीजिए वो रिटायर हो जाते हैं, क्या उस उच्च न्यायालय से रिटायर हो जाते हैं तो फिर वह उसी उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। मतलब फिर सुप्रीम कोर्ट में या कहीं और कोर्ट में जहां पे वो अस्थायी रूप से काम न किए हों वहां पे वो काम कर सकते हैं, ये कहा गया है। तथा अनुच्छेद 221 उनके वेतन आदि के बारे में प्रावधान करता है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकते हैं। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? 222 में। याद कैसे रखेंगे? देखो 222 है। अब मान लो 2 को तुम कहीं भी रख दो, क्या कर दो? 2 को कहीं भी रख दो, फर्क नहीं पड़ता है। तो याद रखना 222 में क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण के बारे में है। क्या? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के बारे में है। किसमें है? 222 में। आगे बढ़ते हैं। कुछ दशाओं में उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 223 के तहत की जा सकती है। आपने देखा था सुप्रीम कोर्ट में भी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा रही थी और हाई कोर्ट में भी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति, जैसे आप अनुच्छेद 32 के तहत देखते हैं सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने की शक्ति है, उसी तरह अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को रीट जारी करने की शक्ति है। तथा अनुच्छेद 227 उसे अधीनस्थ न्यायालय के अधीक्षण की शक्ति प्रदान करती है। 227 में क्या कहा गया है? जो आपके अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसे जिला एवं सत्र न्यायालय, उनके अधीक्षण की शक्ति किसके पास रहेगी? हाई कोर्ट के पास रहेगी। उसे किसी अधीनस्थ न्यायालय से कुछ मामलों को अपने पास मंगाने की भी शक्ति है। जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? आपका कोई मामला ऐसा है जिसको लगता है कि उसको उसमें संज्ञान लेना चाहिए, तो हाई कोर्ट से या किसी निचली न्यायालय से अपने पास मंगा सकता है। उसी तरह से हाई कोर्ट को भी पावर है अनुच्छेद 228 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 228 के तहत, कि किसी अधीनस्थ न्यायालय से कुछ मामलों को जो है क्या कर सकता है? अपने पास मंगा सकता है। अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालय के अधिकारियों, सेवकों तथा प्रशासनिक व्यय के बारे में है। आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय की स्थापना। उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 214 में। पहले ही मैंने बताया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन अनुच्छेद 231 यह कहता है
कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संसद विधि द्वारा एक उच्च न्यायालय की भी व्यवस्था कर सकती है। चलिए, यहाँ का क्या कहा गया है? उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में प्रावधान किन दो अनुच्छेदों में है? 214 और 231 में है। 214 में प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय, किंतु 231 के तहत संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या अधिक राज्यों और किसी संघ शासित क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अतः राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना और उससे संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन का अधिकार संसद को प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 241 के तहत संसद को संघ शासित राज्यों के लिए अलग अलग उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति भी दी गई है। क्या कह रहा है यहाँ पे? ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 241 के तहत संसद को संघ शासित राज्यों के लिए अलग अलग उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति दी गई है। संसद द्वारा इस शक्ति का प्रयोग कर 1966 में संघ शासित राज्य दिल्ली के लिए उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका मतलब क्या है? देखिए, 241 के तहत संसद को संघ शासित राज्यों के लिए स्पेशल यहाँ पे दिया है, जो आपके संघ शासित राज्य हैं उनके लिए उच्च न्यायालय के बारे में है। किस अनुच्छेद में? 241 में। और संसद ने क्या कभी इस शक्ति का प्रयोग किया? तो 1966 में संघ शासित राज्य दिल्ली के लिए उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। इस प्रकार दिल्ली ऐसा एकमात्र संघ शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। इसी प्रकार अनुच्छेद 230 के तहत संसद को किसी संघ शासित राज्य पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार करने या अधिकारिता से अपवर्जित करने की शक्ति है। उल्लेखनीय है कि 26 जनवरी 2013 को संसद द्वारा 3 पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा को गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अधिकारिता से अपवर्जित कर उनके लिए पृथक पृथक 3 उच्च न्यायालय का गठन किया गया, जिन्होंने 2013 में उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री अल्तमश कबीर द्वारा उद्घाटित होने के बाद कार्य प्रारंभ कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। भारत का 25वां कौन सा है? आंध्र प्रदेश। 1 जनवरी 2019 से अमरावती में कार्यरत है। अमरावती आंध्र प्रदेश का नया राजधानी है। ध्यातव्य है कि जून 2014 में जब आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया था, तब से हैदराबाद उच्च न्यायालय दोनों के उच्च न्यायालय के रूप में कार्यरत था। अतः नए उच्च न्यायालय के गठन से देश में अब उच्च न्यायालय की संख्या कितनी हो गई है? अब वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। अब हैदराबाद के उच्च न्यायालय को तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाएगा। उच्च न्यायालय का गठन। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होता है जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करता है। क्या कह रहा है यहाँ पे? प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन जो है एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होता है जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करता है। अनुच्छेद 216 में कहा गया है। अतः उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है। उच्च न्यायालय के लिए जो है न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है कि हम फिक्स कर दें कि उच्च न्यायालय में इतने न्यायाधीश होंगे। हर उच्च न्यायालय का अलग अलग अपना निश्चित संख्या है। उनकी संख्या आवश्यकता अनुसार समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाया जा सकती है। तो आपको याद रखना है, आपसे प्रश्न ऐसे ही घुमा के पूछा जाता है, ठीक है, कि जो उच्च न्यायालय हैं उनकी संख्या किसके कौन बढ़ा सकता है या कौन घटा सकता है? तो कौन बढ़ा सकता है? राष्ट्रपति बढ़ा सकते हैं। कौन बढ़ा सकते हैं? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय में कौन बढ़ा सकते हैं? राष्ट्रपति। अब आ जाइए न्यायाधीशों की अहर्ताओं के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 217(2) के अनुसार
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश वही व्यक्ति हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, पहला कंडीशन। दूसरा, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, अथवा एक या अधिक राज्यों के उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा? एक और मान लो यहाँ पे दूसरा तो है ही, इसको अगर कोई कह दे तीसरा, इसको कोई कह दे तीसरा, तो आपका आंसर हो जाएगा एक और दो अथवा तीन। इस तरह से याद रखना। एक क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में पूछा गया है और बहुत, मेरा खुद गलत हो गया था, मैं क्या बताऊं, बहुत बड़े बड़े लोगों का, क्योंकि किताबों में जब आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन घुमाया जाता है तो बहुत बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम आपको जो है यूपीएससी, यूपीपीएससी, इन सब के भी क्वेश्चन पॉलिटी के जो मुझे मिलेंगे बढ़िया प्रीवियस ईयर, मैं आपको ले आऊंगा और आपको कराऊंगा, ताकि कितना भी तरीके से आपको घुमाया जाए लेकिन आप क्वेश्चन पढ़े हैं तो गलत ना हो, ठीक है। ये मेरा प्रयास रहेगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करता है। अब इस बात का ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति नियुक्ति करना है, किसका नियुक्ति करना है? मान लीजिए आपका इलाहाबाद जो है क्या है, उच्च न्यायालय है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जानी है। किसकी नियुक्ति की जानी है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। तो अब राष्ट्रपति किससे किससे परामर्श लेंगे? पहले तो यूपी के राज्यपाल से परामर्श, और पहला नहीं, मतलब पहले तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, किससे? सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मतलब राय लेंगे, और किससे? उस राज्य के राज्यपाल से, यानी यूपी के राज्यपाल से। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अब मान लीजिए अभी तक तो हमने देखा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति, लेकिन अन्य राज्यों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल, किसका किसका? अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं तो दो लोगों से परामर्श लेते हैं, राज्यपाल से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। लेकिन जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं तो तीन लोगों से परामर्श करते हैं। एक तो उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे और उस राज्य के राज्यपाल, तीन लोगों से तब परामर्श लिया जाएगा। ध्यातव्य है कि उच्चतर न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले में उच्चतम न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने 1998 में यह अभिनिर्धारित किया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से विचार विमर्श करने के पश्चात ही राष्ट्रपति को अपना परामर्श देगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जैसे राष्ट्रपति उनसे परामर्श मांगेंगे, तो अब सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, ऐसा नहीं है कि अपने ही परामर्श दे देंगे, नहीं, वो क्या करेंगे, उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से विचार विमर्श करेंगे। क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय ने क्या किया, परामर्श मांगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श मांगा। अब वो क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो बिना, ये ऐसा नहीं है कि खुद ही बता देंगे ना, वो क्या करेंगे, दो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनसे परामर्श करेंगे। क्या? उनसे परामर्श करेंगे और फिर बताएंगे। भारत का मुख्य न्यायाधीश यदि अन्य न्यायाधीशों से विचार विमर्श किए बिना ही राष्ट्रपति को अपना परामर्श देता है तो राष्ट्रपति ऐसा परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। बाय द वे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श नहीं करते हैं। क्या? दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श नहीं करते हैं। तो जो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति होंगे वह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे।
ज्ञातव्य है कि जब अनुच्छेद 231 के तहत, किस अनुच्छेद के तहत, 231 के तहत संसद द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित किया गया हो, तब ऐसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति उन सभी राज्यों के राज्यपाल से परामर्श करेगा जिन पर वह उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है। यहाँ पे मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा उच्च न्यायालय है, कोई ऐसा हाई कोर्ट है जिसका 2 या 3 राज्यों पे मान लीजिए प्रभुत्व है, क्या 3 राज्यों पे है, तो अब क्या करेगा, मान लीजिए इस हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति की जानी है, क्या इस हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति की जानी है, तब राष्ट्रपति क्या करेंगे, इस राज्य के भी राज्यपाल से परामर्श करेंगे, इस राज्य के भी, यानी तीनों राज्यों के राज्यपाल से परामर्श करेंगे। क्यों, क्योंकि इस हाई कोर्ट की अधिकारिता जो है इस पे भी है, इस पे भी है और आपका इस पे भी है। अब आ जाते हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अब किसी कारण से, देखिए, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा या अन्य कोई और कारण भी हो, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में क्या हो, असमर्थ हो, तब राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को मुख्य न्यायाधीश के कार्यों का निर्वहन करने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति कर सकता है। किसमें दिया है, अनुच्छेद 223 में। जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, क्या कह रहा है, जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद नियुक्त रिक्त हो या जब मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, और इसमें जो है आपका परामर्श नहीं लेना पड़ेगा किसी से, क्या इसमें राष्ट्रपति को किसी से परामर्श नहीं लेना पड़ेगा, आपको क्या किसी को भी, देखिए, राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को मुख्य न्यायाधीश के कार्यों के निर्वहन करने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। यहाँ पे उसको ऐसी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या परामर्श लें किसी से, वो करें, ठीक है, वो किसी को भी नियुक्त कर सकता है। जैसे आपने देखा था सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति एडॉक पे, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट में एडॉक पे नहीं होते हैं, यहाँ पे अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, क्या अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो जो एडॉक पे न्यायाधीश आते थे वो कहाँ से आते थे, जो तदर्थ न्यायाधीश होते थे सुप्रीम कोर्ट में, वो आते थे आपके हाई कोर्ट से, कहाँ से आते थे, किसी उच्च न्यायालय से आते थे। अब यहाँ पे देखिए अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, जब किसी उच्च न्यायालय में कार्य की अस्थायी वृद्धि या बकाया के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है, किसको प्रतीत होता है, राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि कार्य निपटाने के लिए और अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है, तब राष्ट्रपति न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। किसमें है, अनुच्छेद 224 में है। लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न क्या बन सकता है, देखिए, सबसे पहले तो अपर एवं जो कार्यकारी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कितना, अपर न्यायाधीश की नियुक्ति 2 वर्ष, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 वर्ष हो सकता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार, 224 के अनुसार। और किस कारण से करते हैं, अस्थायी वृद्धि या बकाया के कारण। चलिए आगे देखते हैं। ज्ञातव्य है कि अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल उच्च न्यायालय में की जाती है, यही बात तो मैं बता रहा था कि जो अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है यह सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती है, यह सिर्फ आपका हाई कोर्ट में होता है। इसी प्रकार तदर्थ न्यायाधीश सिर्फ उच्चतम न्यायालय में, मैंने आपको बताया जो एडॉक पे न्यायाधीश होते हैं, तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, सिर्फ आपका उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं। जब उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति या अन्य कारणों से अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाता है या अस्थायी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है, तब राष्ट्रपति न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के योग्य किसी व्यक्ति को कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है।
अनुच्छेद 224 का 2। तो कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अपर न्यायाधीश या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करता है। तो हाई कोर्ट के जो होते हैं जस्ट न्यायाधीश, उनका एज कितना होता है? 62 वर्ष। तो जो कार्यकारी भी रहेंगे या आपका अपर भी रहेंगे, इनका भी एज कितना हो सकता है? मैक्सिमम एज 62 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 क उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अच्छा, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? यहाँ पे ध्यान देना, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी ऐसे व्यक्ति से जो उस उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की पद पर कार्य कर चुका हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। क्या कर सकता है? बैठने का और कार्य करना का। जब कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश ऐसा अनुरोध स्वीकार करता है, तब उसको उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सभी अधिकारिता, शक्तियां तथा विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं और वह राष्ट्रपति द्वारा अवधारित भत्ते का हकदार होता है, किंतु वह अन्यथा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाता है। ये भी है कि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाता है। उल्लेखनीय है कि यह उपबंध 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। कौन सा है? 224 का क, यानी कि उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। और कौन कर सकता है? जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहेगा, किसकी पूर्व सहमति से? राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। अब आ जाते हैं हम लोग न्यायाधीशों के कार्यकाल को देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं, परंतु वह किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो जो न्यायाधीश हैं अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। कितना टाइम हो रहा है? 8:40। भारत संघ बनाम गोपाल चंद्र मिश्र के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि त्यागपत्र में उस तिथि का उल्लेख किया गया है जिस तिथि से त्यागपत्र लागू होगा, तो त्यागपत्र के लागू होने के पूर्व न्यायाधीश कभी भी अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कोई न्यायाधीश अपना त्यागपत्र दे रहे हैं, कब से दे रहे हैं? 1 जनवरी से दे रहे हैं, 1 जनवरी 2025 से। कब से? 1 जनवरी 2025 से उन्होंने कहा कि हम अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं। ठीक है, अब मान लो उनका त्यागपत्र एक्सेप्ट भी हो गया, लेकिन बाय द वे 25 दिसंबर को उनका मन हुआ कि नहीं, हम अपना त्यागपत्र वापस लेना चाहते हैं, तब वो अपना त्यागपत्र 25 दिसंबर 2024 को वापस हो जाएगा। यही तो लिखा है यहाँ पे। जिस तिथि से त्यागपत्र लागू होगा, तो त्यागपत्र के लागू होने के पूर्व न्यायाधीश कभी भी अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है, लेकिन ज्यों 1 जनवरी से 2 जनवरी हुआ तब वो वापस नहीं ले सकते हैं। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर राष्ट्रपति द्वारा उसको पद से हटाया भी जा सकता है। 124 का 4। तथा किसी न्यायाधीश का पद निम्न 2 दशाओं में उच्च न्यायालय में रिक्त हो जाता है। और किन दशाओं में? देखिए, जब उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है या किसी अन्य उच्च न्यायालय में उसका स्थानांतरण। अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरण क्या है? 222 है। कौन सा अनुच्छेद है? 222 है। ज्ञातव्य है कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में किसी प्रश्न का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में प्रश्न का निर्णय कौन? राष्ट्रपति द्वारा।
भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात किया जाता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, तथा राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। क्या? राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। यह उपबंध 15वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 15वें द्वारा आपने और क्या देखा था, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते थे उनको जो है फिर से क्या करना के लिए, जोड़ने के लिए, मतलब भाग लेने के लिए आपने देखा था 15 का सॉरी जोड़ा गया था। ठीक है, 15वें संविधान संशोधन द्वारा ही। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का अवधारण संसद द्वारा उपबंधित रीति और प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है, उच्च न्यायालय का निर्णय कौन लिया? राष्ट्रपति लिए, लेकिन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का अवधारण संसद द्वारा उपबंधित रीति और प्राधिकारी, यानी संसद इसके लिए जो नियम बनाया होगा और जो अधिकारी बनाया होगा वो करेंगे। चलो आ जाते हैं हम लोग न्यायाधीशों को हटाया जाना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उन्हीं आधारों और प्रक्रिया के अनुसार उनके पद से हटाया जाता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए है। अनुच्छेद कौन सा? 124 का 4। अतः उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को भी दो आधारों, ये आधार क्या क्या हो सकते हैं? सिद्ध कदाचार या असमर्थता। क्या? सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है। किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। क्या किया जाता है? संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव। महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। ठीक है, संसद द्वारा पारित प्रस्ताव को उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष आदेश के लिए रखा जाता है। राष्ट्रपति का आदेश प्राप्त हो जाने पर ऐसे न्यायाधीश को उसके पद से हटा दिया जाता है। आ जाते हैं अब शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 219 के अनुसार ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपना पद ग्रहण करने के पूर्व उसे राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है। तो किस अनुसूची में है? अनुसूची 3 में जो है इनके शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। अब आ जाते हैं हम लोग न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते को देखते हैं। अनुच्छेद 221 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसा वेतन दिया जाएगा जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। न्यायाधीशों के भत्ते, पेंशन, छुट्टी तथा अन्य परिलब्धियां भी संसद द्वारा तय की जाती है। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय वेतन एवं सेवा शर्तें संशोधन कानून 2018 द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन क्रमशः 2.5 लाख तथा 2.25। यही सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उनका 2.8 चीफ जस्टिस का, और बाकी अन्य न्यायाधीशों का कितना है? 2.5 लाख है। बाकी अन्य न्यायाधीश अदर का, और हाई कोर्ट में 2.5 लाख चीफ जस्टिस का है और अन्य का 2.25 है। ज्ञातव्य है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्यों की संचित निधि से दिए जाते हैं, किंतु उन्हें पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। इस बात को याद रखिएगा। वेतन एवं भत्ता तो राज्य की संचित निधि से, लेकिन जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि से। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद उनके वेतन तथा भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किंतु जब अनुच्छेद 360 सेम वही सुप्रीम कोर्ट वाला कि वित्तीय आपात लागू हो तो राष्ट्रपति उनके वेतन एवं भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश दे सकता है। तो कौन निर्देश दे सकता है? राष्ट्रपति निर्देश दे सकते हैं जब आपका क्या लागू हो, 360 यानी वित्तीय आपातकाल लागू हो।
एक मिनट, मोबाइल चार्ज में लगा दें। हम भी प्रयास में हैं, पॉलिटी इस महीने खत्म हो जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। उल्लेखनीय है कि न्यायाधीशों के लिए पेंशन तथा सेवानिवृत्ति वेतन की व्यवस्था सर्वप्रथम 1976 में की गई थी तथा समय समय पर उसमें आवश्यक सुधार किए गए। अब देखिए, न्यायाधीशों का स्थानांतरण ये तो बता ही दिया। अनुच्छेद 222 के अनुसार राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है। ध्यातव्य है कि 1999 में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण के मामले में भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के अतिरिक्त उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों से विचार विमर्श के पश्चात राष्ट्रपति को अपना परामर्श देगा। अब जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति परामर्श मांगे, क्या राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श मांगे। जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने किससे परामर्श मांगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श मांगा। तो अब ट्रांसफर किया जाना है, तो अब ये क्या करेंगे, कितने व्यक्तियों से परामर्श लेंगे, 6 व्यक्तियों से। ये 6 व्यक्ति कौन होंगे, ये 4 व्यक्ति तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे और 2 व्यक्ति वो होंगे, जैसे मान लो एक न्यायाधीश का जिस हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफर किया जाना है। जैसे मान लो इलाहाबाद से किसी को भेजा जा रहा है बिलासपुर, तो इलाहाबाद जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और बिलासपुर आपके, एक मिनट, हाँ, उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश, कोई भी हो सकता है, यानी दोनों जगह के उच्च न्यायालय के एक एक न्यायाधीश से परामर्श करेंगे, तब जाके वो अपना परामर्श देंगे। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। यदि कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका है तो वह उच्चतम न्यायालय तथा अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत का कार्य नहीं करेगा। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां। उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा एवं देश का दूसरा सबसे बड़ा न्यायालय है, अतः उसे भी संविधान द्वारा व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। जहां मूल अधिकारों के संबंध में उसे उच्चतम न्यायालय के समान अधिकारिता प्राप्त है, वहीं अनुच्छेद 226 के तहत उसकी रीट जारी करने की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय से भी अधिक है। उसे न्यायिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ अनुच्छेद 227 के तहत प्रशासनिक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां अधोलिखित हैं। यथा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार देखिए, उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के संबंध में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। उच्च न्यायालय को जो है मूल अधिकारों के संबंध में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अतः मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए सीधे उच्च न्यायालय में वाद संस्थित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि मूल अधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को भी समान रूप से प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव से संबंधित विवाद भी सीधे उच्च न्यायालय में सुने जा सकते हैं। ध्यातव्य है कि उच्च न्यायालय को आपराधिक या दीवानी मामले में किसी भी प्रकार की आरंभिक अधिकारिता नहीं प्राप्त है। यहाँ पे क्या कह रहा है, उच्च न्यायालय को आपराधिक या दीवानी मामलों में किसी भी प्रकार की आरंभिक अधिकारिता नहीं प्राप्त है। किस प्रकार के विवाद में, लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव से संबंधित विवाद सीधे उच्च न्यायालय में। अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय की अपील सुनते हैं, जिसमें दीवानी, फौजदारी और राजस्व संबंधी मामले सम्मिलित हैं। फौजदारी मुकदमों में सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दंड के आदेश पर उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक है। जैसे मान लीजिए आपका फौजदारी न्यायालय है, कैसा न्यायालय है, फौजदारी न्यायालय है, और उस फौजदारी मुकदमा में सत्र न्यायालय है। सत्र सत्र वाला कौन होता है, आपका आपराधिक जो होता है, उसमें मृत्यु दंड का सजा दिया गया है। तो जो मृत्यु दंड का सजा दिया गया है या आदेश दिया गया है, वह हाई कोर्ट द्वारा क्या होना चाहिए, उसकी पुष्टि होनी चाहिए। क्या हाई कोर्ट द्वारा सजा तो दे सकता है, जो सत्र न्यायालय होता है
मृत्यु दंड का सजा दे सकता है, लेकिन उसकी पुष्टि हाई कोर्ट से होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में पुनः अपील की जा सकती है। आप देखते होंगे जैसे सिंगल बेंच बोलते हैं, डबल बेंच बोलते हैं, तो एक जगह मतलब मान लीजिए आपका क्या है यहाँ पे एकल न्यायाधीश, क्या हो गया सिंगल बेंच के निर्णय के विरुद्ध फिर आपका क्या करते हैं उच्च न्यायालय में ही लोग अपील करते हैं डबल बेंच में। उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय को राजस्व संबंधी मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है। पहले नहीं था। 44 अमेंडमेंट द्वारा उच्च न्यायालय को राजस्व संबंधी मामलों में अपील का क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया। राज्य में स्थित सभी अधिकरण उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं, इसलिए इन अधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में ही अपील की जा सकती है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध भी हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को प्रशासनिक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन राज्य क्षेत्र में जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के अधीक्षण की शक्ति है। ध्यातव्य है कि उच्च न्यायालय को सशस्त्र बलों से संबंधित किसी न्यायालय या अधिकरण पर अधीक्षण की शक्ति नहीं है। कुछ मामलों के अंतरण की शक्ति अनुच्छेद 228 के तहत उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय की भांति कुछ मामले को अपने पास मंगाने का अधिकार है। किस अनुच्छेद में दिया है 228 में। अतः जब उच्च न्यायालय को इस बात का समाधान हो जाता है कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में कोई ऐसा मामला लंबित है जिनमें संविधान की व्याख्या के बारे में विधि का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है तथा उस प्रश्न का अवधारण मामले को निपटाने के लिए आवश्यक है, तो वह उसे नहीं होगा, उस मामले को क्या उस मामले को अपने पास मंगाएगा। वह मामले को तो या तो स्वयं निपटा सकता है या विधि के प्रश्न को अवधारित कर अधीनस्थ न्यायालय को लौटा सकता है। ऐसे लौटा दिए जाने पर अधीनस्थ न्यायालय निर्णय के अनुसार मामले को निपटाने के लिए कार्यवाही करेगा। यहाँ स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय की भांति उच्च न्यायालय को भी संविधान की व्याख्या का अधिकार है। अभिलेख न्यायालय, जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129, वैसे ही हाई कोर्ट भी आपका अभिलेख न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी आपका अभिलेख न्यायालय है। अतः उसकी सभी कार्यवाहियां लिखित होती हैं और अभिलेख के रूप में रखी जाती हैं तथा उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में, किसके समक्ष, जो आपके अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके समक्ष साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है। किसी न्यायालय में इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। इसके साथ ही उसे अपने तथा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के अवमान के लिए दंड देने की शक्ति भी है। अब आ जाते हैं हम लोग न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। भारत में उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालयों को भी न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। 137 जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट के लिए है, वैसे ही हाई कोर्ट को भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। अतः वह संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित ऐसे किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। इस प्रकार उच्च न्यायालय भी अपनी इस शक्ति के अधीन संविधान की रक्षा करता है। अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति अनुच्छेद 229 के अनुसार उच्च न्यायालय के अधिकारियों या सेवकों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्तें ऐसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या ऐसे अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाती है जिसे वह इसके लिए निर्दिष्ट करे, परंतु उनकी सेवा शर्तों के तहत वेतन, भत्तों, पेंशन तथा छुट्टी से संबंधित नियम बनाने के लिए राज्यपाल का अनुमोदन आवश्यक है। अधिकारियों और सेवकों के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित उच्च न्यायालय का प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। तो आपको याद रखना है, उच्च न्यायालय का जो प्रशासनिक व्यय होता है किस पर भारित होता है, राज्य की संचित निधि पर, तथा उच्च न्यायालय द्वारा ली जाने वाली फीसें और अन्य धनराशियां इस निधि का भाग होती हैं।
अब आ जाते हैं हम लोग प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 134 क के तहत उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र देने की शक्ति है। ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 132, 133 तथा 134 के तहत उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए उच्च न्यायालय का प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। अब आ जाते हैं हम लोग उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। अब ज्यादा नहीं बचा है और एक दो पेज बचा होगा, 2-3 पेज। सर्वोच्च न्यायालय की भांति उच्च न्यायालय को भी राज्य विधानमंडल तथा राज्य कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है, जिसका संक्षिप्त विवरण अधोलिखित है। संविधान के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति किसको है? राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श से तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल तथा उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से। आपने तो पढ़ ही लिया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल नियत है। राज्य मंत्रिपरिषद या विधानमंडल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटा नहीं सकते हैं। न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। इस अवधि के पूर्व न्यायाधीशों के केवल संसद द्वारा महाभियोग की विशेष प्रक्रिया के आधार पर ही उनके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल है, अतः इसे आसानी से व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक निश्चित वेतन एवं भत्ता दिया जाता है। वित्तीय आपात को छोड़कर किसी भी दशा में उनके वेतन एवं भत्ते में पद ग्रहण के बाद कमी नहीं की जा सकती। न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, अतः राज्य विधानमंडल इसमें कोई कटौती नहीं कर सकती है। ध्यातव्य है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि से। अपने कर्तव्य निर्वहन में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद या राज्य विधानमंडल में वाद विवाद नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय अपने अपमान के लिए किसी को भी दंडित कर सकता है। उच्च न्यायालय की कार्य प्रणाली और अधिकारियों व कर्मचारियों पर उच्च न्यायालय का ही नियंत्रण रहता है। उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति, छुट्टी, पदोन्नति व पदावनति के नियम उच्च न्यायालय ही बनाता है। उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों के लिए नियम बनाता है और कार्य प्रणाली का निर्धारित करता है। इससे न्यायपालिका कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रहती है। इससे क्या होता है? जो न्यायपालिका होती है वह कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रहती है। मान लीजिए अगर कार्यपालिका नियम बनाता तब क्या होता? वह उसके कंट्रोल में रहता। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय तथा उन उच्च न्यायालयों जिनमें वह अस्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया हुआ है के समक्ष वकालत कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के समान उच्च न्यायालय को भी यह अधिकार और दायित्व है कि वह संविधान की रक्षा तथा व्याख्या करे, अतः संविधान के विरुद्ध होने पर वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी कानून को अवैध कर सकता है। अब आ जाते हैं हम लोग अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा कि एक सर्वोच्च न्यायालय है, फिर राज्यों में उच्च न्यायालय है, अब जिलों में क्या होते हैं? अधीनस्थ न्यायालय। उच्च न्यायालय के अंदर में जिलों में अधीनस्थ न्यायालय। उच्च न्यायालयों के अधीन तथा उसके नियंत्रण में कार्य करने वाले न्यायालयों को संविधान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय कहा गया है। अधीनस्थ न्यायालयों संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 अनुच्छेद 233 से 37 तक। कहां से कहां तक है? 233 से 237 में दिया गया है। यद्यपि भारत के अलग अलग राज्यों में अधीनस्थ न्यायालय के अलग अलग नाम तथा स्तर हैं, किंतु इनका गठन तथा कार्य प्रणाली पूरे देश में लगभग एक समान है। अधीनस्थ न्यायालय जिला स्तर का न्यायालय होता है, अतः इसे जिला न्यायालय भी कहा जाता है। यह जिले का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। जिला न्यायालय को सामान्यतः दो वर्गों यथा दीवानी न्यायालय तथा आपराधिक न्यायालय में बांटा जाता है। दीवानी न्यायालय में माल संबंधी मामले तथा आपराधिक न्यायालय में आपराधिक मामले सुने जाते हैं। किंतु जिले में एक तीसरे प्रकार का भी न्यायालय होता है जिसे राजस्व न्यायालय की संज्ञा दी जाती है। यह भू राजस्व संबंधी विवादों का निपटारा करता है। तो तीसरा न्यायालय भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा।
राजस्व न्यायालय। क्या? राजस्व न्यायालय जिले में। जिला न्यायालय का प्रधान जिला न्यायाधीश होता है। तो आपको याद रखिएगा, आपसे पूछ देगा जिला न्यायालय का प्रधान कौन होता है? जिला न्यायाधीश होता है। वह जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। सबसे बड़ा जिले का न्यायिक अधिकारी कौन हो गया? जिला का जिला न्यायाधीश। जिला न्यायाधीश दीवानी तथा आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है। जब वह दीवानी मामलों को सुनता है तब उसे जिला जज, तथा जब वह आपराधिक मामलों को सुनता है तब सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। नाम उसका बदल जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब वह दीवानी मामलों की सुनवाई करेगा तब जिला जज कहा जाएगा, जब वह आपराधिक मामलों की करेगा तो सत्र न्यायाधीश। इसलिए इसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश भी कहा जाता है। अतः यह स्पष्ट है कि प्रधान जिला न्यायाधीश ही जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है। जिला न्यायाधीश के कार्यभार की अधिकता को देखते हुए दो अन्य पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो अपर जिला न्यायाधीश और अपर सत्र न्यायाधीश के रूप में जाने जाते हैं। किस नाम से? अपर जिला न्यायाधीश और अपर सत्र न्यायाधीश। अब काम ज्यादा है, जो मुख्य जिला न्यायाधीश हैं उनके पास काम ज्यादा है, तो इस वजह से अपर जिला न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश इनके हेल्प के लिए यह दोनों पदाधिकारी जिला न्यायाधीश द्वारा हस्तांतरित कार्यों को क्रमशः दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई करते हैं। उनके अधिकार भी जिला न्यायाधीश के समान होते हैं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 233 में आपसे पूछ देगा। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद में? 233 में। किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पद स्थापन तथा प्रोन्नति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा, किसके द्वारा? उस राज्य के राज्यपाल द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात ही किया जाएगा। तो जो राज्य के कौन है? राज्यपाल हैं, उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करके ही करेंगे। कोई व्यक्ति जिला न्यायाधीश के पद पर तभी नियुक्त किया जाएगा जबकि वह पहले से ही संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में हो, या कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, और उसकी नियुक्ति क्या हो यहाँ पे? तो यहाँ पे जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनके लिए कितना होना चाहिए? कम से कम 7 वर्ष तक जो है क्या होना चाहिए? अधिवक्ता के रूप में होना चाहिए। सत्र न्यायाधीश कोई भी दंड दे सकता है। क्या कह रहा है यहाँ पे? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका पूछता है कि जो सत्र न्यायाधीश है क्या सजा दे सकता है? तो जो सत्र न्यायाधीश होता है जी, आपका कोई भी दंड दे सकता है, मृत्यु दंड भी दे सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर उसने मृत्यु दंड दे दिया है तो हाई कोर्ट से उसकी पुष्टि होनी चाहिए। क्या? हाई कोर्ट से क्या होना चाहिए? उसकी पुष्टि आवश्यक होती है। जिला न्यायाधीशों के नीचे सिविल मामलों की सुनवाई के लिए सिविल जज सीनियर डिवीजन तथा सिविल जज जूनियर डिवीजन का न्यायालय होता है। सत्र न्यायाधीश के नीचे आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी का न्यायालय होता है। अब देखिए, यहाँ भी प्रश्न बनता है आपका कि जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है वह कितने वर्ष तक का कारावास दे सकता है? वह 7 वर्ष तक का कारावास और कोई भी जुर्माना। जबकि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी 3 वर्ष तक का कारावास तथा 10,000 तथा जुर्माना या दोनों। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी 1 वर्ष तक का कारावास और 5,000 तक का जुर्माना दोनों। तो ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, इसको एकदम आप क्लियर याद रखिएगा कि जो जिला न्यायाधीश होते हैं, जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो होते हैं वो मृत्यु दंड भी दे सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट से पुष्टि होनी चाहिए। फिर आपका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक का कारावास दे सकते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी 3 वर्ष तक का, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी 1 वर्ष तक का। जिला न्यायाधीश के नीचे राज्य के सिविल न्यायिक पदों पर भर्ती के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 234 के तहत दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की
किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग से। तो 233 में आपने देखा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब जिला न्यायाधीशों के अलावा कोई न्यायिक पद पर नियुक्त किया जाना है तो किस अनुच्छेद में? 234 में। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। जिला न्यायाधीशों तथा उसके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का अधिकार उच्च न्यायालय में निहित है। किसमें निहित है? उच्च न्यायालय में। अतः जिला न्यायाधीश तथा उसके न्यायिक पदाधिकारियों के विरुद्ध उच्च न्यायालय को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार है। किसी राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों और जिला न्यायाधीश के पद, ये हो गया। ये आपको इंपॉर्टेंट है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती तथा पदोन्नति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। तो आपसे पूछ देगा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती तथा पदोन्नति किसके द्वारा की जाएगी? तो राज्यपाल द्वारा की जाएगी। फिर आपका राजस्व न्यायालय। राज्यों के भू राजस्व के संबंध में राज्य स्तर पर पृथक न्याय प्रणाली का प्रावधान किया गया है, जिसमें सबसे ऊपरी स्तर पर राजस्व मंडल तथा सबसे नीचे के स्तर पर तहसीलदार का न्यायालय होता है। जैसे ही आपका राजस्व मंडल हो गया सबसे ऊंचे स्तर पे, उसके बाद जिलाधीश हो जाते हैं, फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, फिर आपके तहसीलदार हो जाते हैं। और तहसीलदार की सहायता के लिए कई नायब तहसीलदार होते हैं। और भी कुछ इस चैप्टर में फैक्ट हैं, उनको मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा। तो जय हिंद, जय भारत।